तो हेलो दोस्तों, कैसे हो प्यारे बच्चों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ विश्व इतिहास के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आज हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपने देश, संस्कृति, भाषा, इतिहास और राजनीतिक पहचान के प्रति एकता महसूस करते हैं तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने या उसे मजबूत करने की इच्छा रखते हैं। अगर सरल भाषा में इसे कहा जाए कि राष्ट्रवाद क्या है, तो एक लाइन में अगर बात की जाए तो राष्ट्रवाद देशभक्ति को राष्ट्रवाद कहते हैं। इससे भी सरल भाषा में अगर मैं बताऊं तो राष्ट्रवाद का मतलब है हम सभी जनता एक हैं, यानी सभी लोग जो राष्ट्र में बसते हैं वो एक हैं। इसी की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं बेटा। अब इसी राष्ट्रवाद के कारण जो है फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। दूसरा हमारा टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद, ये हमारा टॉपिक है, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद। तो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद ये हमारा टॉपिक है। फ्रांस में क्रांति जो है 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुई। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति मानी जाती है। फ्रांस की क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति मानी जाती है। इस क्रांति से पहले क्या था बेटा और इस क्रांति के बाद क्या था। तो इस क्रांति से पहले राजा के पास सारी सत्ता राजा के पास होती थी। आप ध्यान से देखिए कि ये जो राजा हैं इनके ही पास सारी सत्ता होती थी। क्रांति के बाद जो है सत्ता जनता को मिलने लगी। क्रांति के बाद क्या हुआ, सत्ता जो है जनता को मिलने लगी। अब देखिए क्रांति जो हुआ तो उसमें कुछ चेंजेस हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख परिवर्तन। परिवर्तन मतलब चेंजेस। तो परिवर्तन क्या आया, तो जैसे जनता राष्ट्र की निर्माता बनी, यानी जनता ने ही राष्ट्र को बनाया। उसके बाद फिर जो है दूसरा है कि तिरंगा झंडा अपनाया गया, 3 रंग का वहाँ झंडा अपनाया गया है ना। तीसरा है समान कानून लागू हुए। जो कानून उच्च वर्ग के लिए था वही मध्यम वर्ग के लिए, वही निम्न वर्ग के लिए, यानी सबके लिए कानून बराबर रखा गया। चौथा है बेटा आपका कि आंतरिक कर समाप्त कर दिए गए, यानी आंतरिक कर का मतलब होता है इंटरनल टैक्स को ख़त्म कर दिया गया। पांचवा है राष्ट्रीय भाषा को महत्व मिला। राष्ट्र का जो भाषा था अपने देश का उसको महत्व मिला। छठा है संविधान आधारित शासन शुरू हुआ, यानी सारा शासन यानी सारा कायदा कानून जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग चालू हो गया, यानी कानून के हिसाब से चलने लगा। इसमें हम लोग याद क्या करेंगे, तो याद करने वाला है कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई जिससे क्या हुआ कि आधुनिक राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। आधुनिक मतलब नए राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। उसके बाद इसमें नेपोलियन जो थे उनका क्या योगदान था, तो नेपोलियन और राष्ट्रवाद, ये है नेपोलियन। नेपोलियन ने यूरोप के कई क्षेत्रों में सुधार किए। इनका सुधार देखते हैं क्या क्या किए हैं उन्होंने। तो इन्होंने जैसे क्या किया कि समान कानून लागू किया, यानी एक कानून सबके लिए रहेगा। उसके बाद प्रशासनिक सुधार किया, प्रशासन को सुधारा। उसके बाद है समांतवाद समाप्त किए। उसके बाद है यातायात सुधार, यानी ट्रैफिक का यातायात जो है उसको सुधार किया। उसके बाद है संपत्ति का अधिकार, कि हर आदमी अपना अपना संपत्ति रख सकता है, उसको अधिकार है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उच्च ही वर्ग रखे और निम्न वर्ग नहीं रखे, निम्न वर्ग को भी अपने संपत्ति को रखने का अधिकार है बेटा। अब हमारा मुख्य बिंदु क्या है, इसको जरा सा एक नज़र में देख लेते हैं। राष्ट्रवाद एकता, पहचान और स्वतंत्रता की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक राष्ट्रवाद की नींव रखी है। फ्रांसीसी क्रांति ने जनता को राष्ट्र की शक्ति बनाया है, यानी फ्रांस की क्रांति हुई तो जनता को राष्ट्र की शक्ति बनाया गया, यानी कि देश की
शक्ति यानी ताकत बनाया गया। नेपोलियन ने समान कानून और सुधारों से राष्ट्रवाद को बढ़ाया। नेपोलियन ने क्या किया, एक कानून लाया, एक तरह के कानून लाया और सुधारा, और सुधारने के बाद राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी ने कानून के सामने समानता का सिद्धांत दिया। नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में बोला कि सभी को कानून बराबर मिलना चाहिए। अब हम लोग आते हैं नेपोलियन संहिता के बारे में देख लेते हैं। नेपोलियन संहिता क्या है, जिसको हम लोग नेपोलियन कोड कहते हैं। इसका मेन मकसद क्या था कि कानून के सामने समानता, कानून के सामने समानता यानी इक्वालिटी। इससे प्रभाव क्या पड़ा, इफेक्टेड क्या हुआ, तो जैसे धनवान वर्ग, धनवान मतलब अमीर लोग, धनवान वर्ग और मध्यम वर्ग को लाभ मिला, यानी अमीर लोग को और मिडिल क्लास को इसका लाभ मिला। इसका महत्वपूर्ण तिथियाँ यानी तारीख याद करने वाली तारीख क्या है, 1789 है, जो फ्रांस की क्रांति शुरुआत हुई, और नेपोलियन की संहिता लागू 1804 ईस्वी में हुई। अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें एक चीज़ और है, सुपर याद करने का ट्रिक है कि 1789 की क्रांति ने जगाई राष्ट्रवाद की नई रोशनी लाई। ये ट्रिक है बेटा, 1789 की क्रांति ने जगाई राष्ट्रवाद की नई रोशनी लाई। अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेपोलियन और राष्ट्रवाद। इसमें जो है देखते हैं नेपोलियन और राष्ट्रवाद में क्या है, थोड़ा और देख लेते हैं। ये तो मैंने बता दिया। अब यहाँ से आते हैं हम लोग तो यूरोप की स्थिति। यूरोप की स्थिति 18वीं सदी में कैसी थी। आज जैसा जर्मनी, इटली आदि देश थे वैसे पहले नहीं थी। यूरोप छोटे छोटे राज्यों में बटा था। यूरोप क्या था, छोटे छोटे राज्यों में बटा था। उदाहरण, जर्मनी कई राज्य में बटे थे और इटली कई राज्य में बटे थे। एक है जर्मनी, यहाँ देखिए जर्मनी है, और ये है इटली। ये दोनों को कई राज्यों में बांट दिया गया था। उसके बाद यहाँ आ जाए तो इनमें भाषा अलग अलग थी, संस्कृति भी अलग अलग था और शासन भी अलग अलग चल रहा था। इसी में है कुलीन वर्ग, है ना, एक और टॉपिक है आपका कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। कुलीन वर्ग किसे कहते हैं, सबसे पहला टॉपिक है कि कुलीन वर्ग क्या है। तो कुलीन वर्ग में भूमि का मालिक आता है, यानी जमींदार, है ना, जिसके पास खूब जमीन हो वो कुलीन वर्ग में आते हैं। उसका शक्तिशाली लोग, पावरफुल लोग जो है वो भी कुलीन वर्ग में आते हैं। फिर उच्च वर्ग लोग यानी हायर क्लास के लोग जो है वो भी कुलीन वर्ग में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ मध्यम वर्ग किसे कहते हैं। तो मध्यम वर्ग को मिडिल क्लास कहते हैं। मध्यम वर्ग के अंतर्गत आता है व्यापारी, जिसको हम लोग बिजनेसमैन कहते हैं। उसके बाद आते हैं शिक्षक, जिनको हम लोग टीचर कहते हैं। फिर उद्योगपति, उसके बाद पेशेवर लोग। पेशेवर लोग कहने का मतलब है कि जो कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे दर्जी, तो दर्जी जो है कपड़ा सीते हैं, ये उनका पेशा है। धुनिया, रुई धुन रहे हैं, ये उनका पेशा है। धोबी, कपड़ा धो रहे हैं, ये उनका पेशा है। तो ऐसे लोगों को पेशेवर लोग कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी मध्यम वर्ग ने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया। यही मिडिल क्लास यानी कि व्यापारी, शिक्षक, उद्योगपति और पेशेवर लोगों ने ही राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया। अब नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा उदारवाद। उदारवाद क्या है ना, लिबरलिज्म जो है, उदारवाद का अर्थ क्या है, उदारवाद किसे कहते हैं, उदारवाद से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो हम लोग आसान जुबान में समझेंगे इसको कि व्यक्ति की स्वतंत्रता प्लस समान अधिकार। व्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि इंसान लोगों की आज़ादी और इक्वल अधिकार यानी समान अधिकार मिलना चाहिए, है ना, ये उदारवाद कहलाता है। जो लोग चाहते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता मिले और इनको इक्वल, है ना, अधिकार मिले यानी समान अधिकार मिले, वैसे लोगों को उदारवाद कहते हैं। उदारवाद चाहता है, क्या चाहता है बेटा, कि कोई भी काम हो तो वो संविधान के अकॉर्डिंग हो और समान कानून उसके लिए बने, और उस संसद में कोई भी कानून पास हो तो संसद में पास हो, और प्रतिनिधि की सरकार रहे। जिस तरह से अभी है प्रतिनिधि की सरकार, हम लोग अपना अपना नेता चुनते हैं
वैसे ही उस टाइम भी प्रतिनिधि की सरकार थी। लेकिन महिलाओं और गरीबों को शुरुआत में मतदान का अधिकार नहीं मिले, है ना। मतदान का अधिकार पहले महिलाओं को नहीं था, महिलाओं को पहले मतदान का अधिकार नहीं था, और गरीब लोगों को भी मतदान, यानी मतदान बोले तो वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। अब देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब हम लोग आते हैं ज्वेलबेरीन में। ज्वेलबेरीन जो है 1834 ईस्वी में जर्मन राज्यों का आर्थिक संघ है ना, जर्मन राज्य का आर्थिक संघ बनाया गया ज्वेलबेरीन को 1834 ईस्वी में। इसका मेन मकसद था कि व्यापार यानी बिजनेस आसान बनाना, बिजनेस को आसान बनाना, कर यानी टैक्स कम करना, और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना। जर्मन राज्यों के आर्थिक संघ का मेन मकसद था, जिसका नाम था ज्वेलबेरीन। ज्वेलबेरीन 1834 ईस्वी में इसका संधि हुआ। इस संधि में बात रखा गया कि व्यापार आसान बनाना, टैक्स को कम करना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना। नेक्स्ट है इसका कि इसका महत्व क्या है ना। तो इसका महत्व यानी इम्पोर्टेंस क्या है, ये संधि से क्या इम्पोर्टेंस है इस संधि का। तो इस संधि का इम्पोर्टेंस है कि आर्थिक एकीकरण, है ना, इनकम के मामले में एकीकरण हो जाए, आर्थिक एकीकरण और उसके बाद फिर राष्ट्रवाद मजबूत हो और व्यापार में वृद्धि हो। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग कि 1815 के बाद रूढ़िवाद। रूढ़िवाद किसे कहते हैं? रूढ़िवाद का मतलब होता है, रूढ़िवाद किसे कहते हैं? तो इसको बायोसनेस कहते हैं, इंग्लिश में बायोसनेस कहते हैं। जैसे रूढ़िवाद लोग चाहते हैं कि पुरानी परंपराएं बनी रहे, ये भाई साहब जो चाहते थे, है ना, कि पुरानी परंपरा जैसे चल रहा है वैसे ही चले, पुरानी परंपराएं बनी रहे। जैसे राजतंत्र, यानी कि राजतंत्र कहने का मतलब है कि राजा का तंत्र, राजतंत्र कहने का मतलब है कि राजा का तंत्र है। जैसे एक राजा बैठ गया, उसकी सत्ता समाप्त हो गई या फिर वो मर गया, तो उसका बेटा फिर बैठेगा, फिर उसका बेटा बैठेगा, फिर उसका, मतलब कि वंशज चला रहा है, ये राजतंत्र कहलाता है। उसके बाद है चर्च, उसके बाद है सामाजिक व्यवस्था। ये सब जो है पुरानी रूढ़िवाद में आते हैं। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन स्वीकार किए गए, है ना, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने चेंजेस को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। वियना कांग्रेस सम्मेलन 1815 ईस्वी में, वियना कांग्रेस सम्मेलन, देखिए ये सब भाई लोग बैठे में हैं, है ना, कैसे बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, तो ये सब भाई सब बैठे हुए हैं। तो वियना कांग्रेस सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ। नेपोलियन की हार के बाद, नेपोलियन को हरा दिया गया। नेपोलियन के हार के बाद यूरोप के देशों की बैठक हुई, यूरोप के देशों की बैठक हुई। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, यानी इस कांग्रेस वियना कांग्रेस सम्मेलन का ऑर्गेनाइजेशन जो कर रहा था, उसका नाम था मेटरनिक। ये हैं भाई साहब, इनका नाम है मेटरनिक। मेटरनिक जो है ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे, मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे। इनका मुख्य उद्देश्य था कि पुरानी व्यवस्था बहाल करना, यानी जो पुराना व्यवस्था चला आ रहा है उसी को फॉलो करना, राजतंत्र को मजबूत करना और क्रांति को रोकना, इनका मेन मकसद था। उसके बाद है आपका